विगत के व्याख्यानों से आप भारतीय जनतंत्र और जाति व्यवस्था के बीच की विसंगतियों पर अपना विचार रखते आ रहे हैं। संविधान की धारा 5 को आप भारतीय जनतंत्र का मूल आधार मानते हैं और इसकी धारा 341 को जाति व्यवस्था मानते हैं। यह सर्वथा नई सोच है। इस विषय को विस्तार से रखने की कृपा करें। श्रेष्ठ सुलभ जी, इस विषय पर अनेक व्याख्यान होने वाले हैं। विगत में भी कुछ व्याख्यान दिए गए हैं। संविधान में जनतंत्र है और इस जनतंत्र का मूलाधार है इसकी धारा 5, जात विहीन, जनजात विहीन, वर्ग विहीन, संप्रदाय विहीन। विगत में व्याख्यान में मैंने इसे संविधान को उद्धृत करके दिखलाया था। और ठीक इसके विपरीत जब इसकी धारा 341 में जाते हैं, जो आज व्यवहारिक है, भारत के राष्ट्रपति हजारों जातियों उपजातियों को प्रमाण पत्र बांट रहे हैं कि तुम फलना जात हो, तुम डोम नागरिक हो, तुम दुसाध नागरिक हो, तुम चमार नागरिक हो, तुम ब्राह्मण नागरिक हो। तो कहाँ संविधान का जनतांत्रिक स्वरूप धारा 5 में और कहाँ यह डोम नागरिकता, चमार नागरिकता, दुसाध नागरिकता, धानुक ग्वार नागरिकता, क्या क्या सब हो रहा है। तो ये विसंगति है, ये विसंगति है, एब्सर्डिटी है। और आधुनिक विश्व मानव समाज के गुरु फ्रेडरिक एंगल्स इस विसंगति पर अपना विचार भी रखे हैं। मैंने बार बार उस विचार को उद्धृत किया है। आफ्टर वर्ड्स टू सोजियल्स अस रसलैंड में उन्होंने कहा है कि ईच पर्टिकुलर इकोनॉमिक फॉर्मेशन मस्ट सॉल्व इट्स ओन प्रॉब्लम्स which originate in itself. To attempt to solve the problems of a different and unrelated formation would be utterly absurd. हो गया है ये absurd. अंग्रेज बहादुर इसे रोजगार विहीन समाज बनाने लगे और ये जो रोजगार मूलक जातियां थी जिनके रोजगार, जातीय रोजगार, पुश्तैनी रोजगार मशीनों ने छीन लिया, अब वो अकाल मृत्यु के शिकार होने लगे। तो आरक्षण क्या क्या ला करके इसको विसंगतिपूर्ण बना दिया है। और आज के समय में जो अपने को बहुत स्वघोषित वैज्ञानिक चिंतक कहते हैं, वैज्ञानिक समाजवादी, भारत के जैसे वैज्ञानिक समाजवादी कभी वर्ग समाज, रसन रिवॉल्यूशन से भारत को नया बनाना चाहते हैं, तो कुछ चीन के माओ बाबा के समर्थक हैं, वो वहाँ के कम्युनिस्ट समाज को ला करके नया बनाना चाहते हैं। भारत के समाज को तो समझ नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में बहुत ज़रूरी है कि हम भारतीय जनतंत्र और जात व्यवस्था के बीच की विसंगति को समझें। इसे समझने के लिए हमें भारतीय समाज विकास के इतिहास की गहराई में जाना पड़ेगा। ये ऊपर झापर से
काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि संविधान की धारा 5 वर्ण समाज के संविधान, इसकी सामाजिक, वर्ण समाज की सामाजिक संरचना के संविधान से विकसित होते होते दानम एकम कलौ जुगे मशीन एज में आया है। और वो संविधान है संगद्वगत संगद्वबद्ध। अब है कि इस वर्ण समाज में जहाँ पर प्राकृतिक प्रचुरता है, प्रत्येक व्यक्ति की रोटी और आज़ादी की गारंटी प्रकृति की प्रचुरता करती है, तो इस जनतंत्र वर्ण समाज के जनतांत्रिक समतामूलक समाज की संरचना में हम खोजें जो इसके सामाजिक श्रम का विकास कैसे हुआ। ये सोशल लेबर, लॉ ऑफ सोशल लेबर, जो प्रत्येक चाहे कम्युनिस्ट समाज हो, वर्ग समाज हो, या फिर वर्ण समाज से विकसित जात समाज हो, या जातीय वर्गीय समाज हो, या जातविहीन समाज हो, सामाजिक श्रम तो इसका मूलाधार होता है। तो वर्ण समाज के प्राकृतिक परिवेश में इसके सामाजिक श्रम का विकास कैसे हुआ, इस प्रश्न का उत्तर खोजिए। तो आप मोटी मोटी किताब जो भरे पड़े हैं ऋग्वेद के भाष्य, या फिर उपनिषद भाष्य, या फिर मनुस्मृति भाष्य, तो इन भाष्यों से बड़ा अंधकार मचा हुआ है, बुद्धियों और व्यवसायी नाम वाला अंधकार मचा हुआ है, बहुशाखा अनंतास्त्र। इसलिए मैंने अपने शोध प्रबंध में सीधे इतिहास से प्रश्न पूछा है कि हे भारत के इतिहास, आप बतलाइए कि भारतीय समाज का मूल श्रम विभाजन कैसे बना है, सामाजिक श्रम विभाजन कैसे विकसित हुआ है, इसे बताइए। तो इतिहास का तर्क ने उत्तर दिया, जो भारतीय वर्ण समाज का सामाजिक श्रम पाकशाला से यज्ञशाला, यज्ञशाला से पाठशाला होकर आया है। और पाठशाला में उस समय में लिखित वर्णमाला तो था नहीं, कंठगत भाषा थी। तो जब वर्णमाला जीविकोपार्जन का सक्षम साधन बनता है, तब वहाँ पर वर्ण समाज नाम रखा जाता है इसका, इस सामाजिक श्रम का। और संकायीकृत फैकल्टाइज्ड सोशल लेबर होता है ब्राह्मण श्रम, क्षत्रिय श्रम, सामाजिक श्रम, वैश्य सामाजिक श्रम, प्रजापति विश्वकर्मा सामाजिक श्रम। तो ये पाकशाला से यज्ञशाला, यज्ञशाला से पाठशाला, प्रार्थना सभा, पाठशाला उस समय में आज के जैसे स्कूल नहीं थे। वर्ण समाज के विकास के प्रारंभ में वहाँ पर तो प्रार्थना होती थी। ये ज्ञानी लोग ऋचा बनाते थे और उसी को सब सामूहिक रूप से मिलकर के गाते थे। आग की प्रार्थना, हवा की प्रार्थना, जल की प्रार्थना, आग की प्रार्थना होती थी, क्योंकि इन प्राकृतिक श्रमिकों के वे लोग कृतज्ञ थे कि ये प्राकृतिक श्रमिक इन्हें माने हर तरह से जीवन यापन करवा रही है। इसलिए
मैंने विगत में भी कहा कि भारतीय वर्ण समाज अग्नि की संतान है, अग्नि की संतान है। अग्नि की संतान, दुनिया के इतिहास को आप देखिएगा तो परमानेंट सेटलमेंट हुआ है कृषि के विकास के साथ। भारत में परमानेंट सेटलमेंट हो गया है सामूहिक पाठशाला से, सामूहिक पाठशाला से, और इसीलिए ऋग्वेद की प्रथम ऋचा अग्नि को समर्पित है। अग्नि मिले पुरोहितं यज्ञस्य देव ऋत्वजं होतारं रत्नधातमम्। और फिर वही देखिए सुजात समाज, सभ्य समाज जो बना है वर्ण समाज, तो वर्ण समाज के लोग कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं उस आग के प्रति। प्रत्यय अग्ने अग्नेभ्यो निःसुवरास सोषुचन्तः कृमन्तः यत्रा नरे समास्ते सुजाता। सुजात का मतलब सभ्य, जो पका हुआ, आग में पका हुआ भोजन करता है वो सभ्य है, और जो अभी भी कच्चा फल माने भोजन करता है, आग में बिना पके हुए भोजन करता है, वो असभ्य है। तो ये पाकशाला, ये पाकशाला है, सामूहिक पाकशाला। कोई घुमंतु जत्था, भोजन की खोज में घूमते घूमते सिंधु सतलज रावी ब्यास चनाव के क्षेत्र में आते हैं, और वहाँ पर प्रचुरता है प्रचुरता है प्राकृतिक जीवन यापन के संसाधनों का, नित्य नवीकृत होने वाले संसाधनों का। गाय सब दिन बछड़ा देती है, बच्चे देते हैं। तो इसीलिए फ्रेडरिक एंगल्स कहा भी है, हेयर द ब्रीडिंग्स ऑफ हर्ड्स एंड हेयर द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड ब्रीडिंग ऑफ हर्ड्स have developed hitherto unsuspected source of wealth and created entirely a new social relationships, entirely a new social relationships। तो पाकशाला से परमानेंट सेटलमेंट होता है, यत्रा नरे समास्ते सुजाता होता है, और फिर सामाजिक श्रम का प्राकृतिक विकास वहीं से होता है। हम अगले व्याख्यान में इस पाकशाला से विकसित हो रहे वर्ण समाज के सामाजिक श्रमों को देखेंगे, जिसका स्वरूप मैंने चतुर्वर्णीय रहा है, 4 फैकल्टाइज्ड हो गया है। इस पर हम विचार करेंगे। धन्यवाद।